नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर के बडगांव की कर लेते हैं। आपको बता दें कि बडगांव में आतंकियों ने एक पुलिस अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी है। जम्मू कश्मीर के बडगांव में आतंकियों ने एक स्पेशल पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना शनिवार रात 8 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जब आतंकियों ने चट्टा बाग में एसपीओ और उनके भाई पर के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में पुलिस अधिकारी के भाई गंभीर रूप से जख्मी हुए, तो वहीं एसपीओ को अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वहीं उनके भाई का उपचार श्रीनगर के जेवीसी अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि 26 साल के एसपीओ अशफाक अहमद डार बडगांव में पदस्थ थे, तो वहीं उनके भाई उमर अहमद डार में स्टूडेंट थे। सुरक्षा बलों ने इन इलाके को खाली कर इलाके को अंजाम देने वाले ठिकाने लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि जिन आतंकियों ने इन पर हमला किया, उसके लिए अब सुरक्षा बलों की टीम ने सर्च अभियान शुरू कर दिया है। बुलेटिन में बात अब कोरोना काल में बंद हुई फ्लाइटों को दोबारा से शुरू करने के निर्णय की कर लेते हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल में कोरोना महामारी के मद्देनजर 2 साल से बंद नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अब रविवार से शुरू की जा रही हैं। देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और विमानन कंपनियों ने इस संबंध में तैयारियां पूरी कर ली हैं। दरअसल 23 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगी थी। हालांकि विभिन्न देशों के साथ एयर बबल समझौते और वंदे मातरम भारत मिशन के तहत विशेष उड़ानें संचालित की गई थी। नागरिक उड्डयन मंत्री ने 8 मार्च को घोषणा की थी कि कोरोना के घटते मामलों के बाद 27 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू की जाएंगी। इस फैसले से दिल्ली में सबसे बड़े इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अप्रैल से पहले हफ्ते में विदेश की उड़ानों के संचालन में उछाल आने की भी उम्मीद बताई जा रही है। बता दें कि केंद्र सरकार से जल्द ही पढ़ाई, नौकरी, कारोबार, दफ्तर के काम से विदेश जाने वालों को कोरोना के टीके की एहतियाती खुराक देने का फैसला ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक विदेश जाने वाले को निजी टीकाकरण केंद्रों से भुगतान पर बूस्टर डोज लगवाने की अनुमति पर भी विचार चल रहा है। कई देशों में विदेश से आने वाले को लिए बूस्टर डोज अनिवार्य है। खिलाड़ियों को बैठकों में जाने वाले सरकारी अधिकारियों को भी यह मंजूरी दी जा सकती है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक निर्देश नहीं जारी किया गया है, लेकिन ऐसा किया जा सकता है कि सभी को बूस्टर डोज अनिवार्य की जाए। आपको बता दें कि अब रविवार से सारी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें चालू की जा रही हैं। बुलेटिन में बात अब बंगाल में होने वाले मतदान की कर लेते हैं। आपको बता दें कि आसनसोल सीट और बालीगंज विधानसभा सीट के लिए 12 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव में केंद्रीय निर्वाचन आयोग की ओर से सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। इन 2 सीटों के उपचुनाव पर 133 कंपनियां केंद्रीय बलों की निगरानी में रहेंगी। मतदान से पहले ही केंद्रीय बल की दोनों की क्षेत्रों में तैनाती की जाएगी। मतदान केंद्रों पर सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ के जवानों को तैनात किया जाएगा। आने वाले महीने के पहले हफ्ते में ही केंद्रीय बल की तैनाती शुरू की जाएगी। बता दें कि इस बार आसनसोल से तृणमूल कांग्रेस के अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को उतारा है, तो भाजपा ने स्थानीय विधायक और मशहूर फैशन डिजाइनर अग्निमित्रा पाल को उम्मीदवार बनाया है। जबकि बालीगंज से तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा के से गए पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं भाजपा के केया घोष और मकापा से शायरा शाह हलीम को यहां प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें कि आयोग सूत्रों के अनुसार पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से हर बूथ पर केंद्रीय बल को तैनात किया गया था, उसी तरह से इस बार भी सभी केंद्रीय बल को तैनात किया जाएगा। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आयोग की ओर से हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। इस समय
जिस तरह से रामपुर हाट की हिंसा के बाद पूरे बंगाल की राजनीति गर्म है, ऐसे ही मतदान से पहले, के दौरान और बाद में किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो, इसके लिए पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है। बुलेटिन में बात अब सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच झारखंड में हुई मुठभेड़ की कर लेते हैं, जहां सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। झारखंड के लातेहार जिले में हेसलाबार और माराबार गांव के नज़दीक सुरक्षा बलों और टीएसपी उग्रवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए हैं। मारे गए नक्सलियों में से 2 की पहचान कर ली गई है, जबकि 1 की पहचान करने की अभी भी कोशिश की जा रही है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने नक्सलियों से जिंदा गोली, ASLR राइफल, SLR मैगजीन, 15 कारतूस, AK-47 और उसके साथ जिंदा गोलियों वाले सभी सामग्री को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि सभी नक्सली एक घर में मछली खाने आए थे, लेकिन इस बात की भनक पुलिस को लग गई थी और पुलिस की टीम उनके पीछे लगी। स्थानीय लोगों ने बताया कि सभी नक्सली घर में रहने वाले वृद्ध को अक्सर धमकाकर उसके घर में घुसकर खाना खाकर निकल जाते थे। खाना खाने के बाद जैसे ही नक्सली जंगल की ओर आगे बढ़ने लगे तो नक्सलियों की नज़र पुलिस पर पड़ गई। पुलिस को देखते ही नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया है। ब्रिटेन में बात अब रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग की कर लेते हैं। आपको बता दें कि इस जंग का आज 32वां दिन होने चला है, तो वहीं जंग अभी भी जारी है। आपको बता दें कि मारियोपोल और लिवली को यहाँ निशाना बनाया जा रहा है। रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी को अपना पहला हमला किया था। इसके बाद से यह जंग खतरनाक होती जा रही है। जंग के 32 दिन बीत जाने के बाद भी रूस यूक्रेन में भारी तबाही मचा रहा है। रविवार को उसने यूक्रेन के मारियोपोल और लविव पर मिसाइल अटैक किया। इसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान सामने आया। उन्होंने यूरोपीय देशों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि हम मशीन गन और शॉट गन से रूसी मिसाइलों का मुकाबला नहीं कर सकते। हम हथियारों का इंतजार करते करते थक गए हैं। इस दौरान राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि अब मारियोपोल को बचा पाना संभव नहीं है। दरअसल रूस ने यहां पर मिसाइलों से ज़बरदस्त हमला बोल दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि हमें रूस को रोकने के लिए टैंक और प्लेन चाहिए। पोलिश राष्ट्रपति आंद्रेजेड दूत दूत के साथ एक वर्चुअल मीटिंग में जेलेंस्की ने निराशा जाहिर करते हुए कहा कि वो निराशा हैं और यूक्रेन को पोलिश मिग 29 जेट नहीं मिल सका है। इस हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर से बातचीत की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि अब बातचीत का समय आ गया है जिससे इस तबाही को रोका जा सके। उन्होंने कहा है कि रूस अपनी गलतियों को सुधारे, नहीं तो इसका अंजाम आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा। बुलेटिन के आखिरी में बात
यूपी की कर लेते हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के बाद पहली बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने अपना दूसरा कार्यकाल संभाल लिया है। नई कैबिनेट के साथ पहली ही बैठक में उन्होंने राज्य में मुफ्त राशन योजना की मियाद 3 महीने बढ़ा दी है। इससे पहले इस योजना के तहत मार्च तक ही मुफ्त राशन दिया जाना था, लेकिन अब यह जून तक लोगों को दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ की दूसरी सरकार की यह बड़ी पहल है। मुफ्त राशन की योजना को कोरोना महामारी के दौरान शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के तहत राज्यों के 15 करोड़ लोगों को इस योजना का फायदा मिल रहा है। माना जा रहा है कि मुफ्त राशन कार्यक्रम में बीजेपी को प्रदेश में एक बार फिर से सत्ता तक पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभाई है। बता दें कि शपथ लेने के बाद योगी सरकार की नई कैबिनेट की पहली बैठक हुई, जिसमें मुफ्त राशन योजना की मियाद को बढ़ाने का फैसला लिया और अब यह जून तक दिया जाएगा। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।